Hello students, welcome to Cam Hub. So as of now we have completed chapter 1, 2 and 4 of class 10th. In this video we will be covering chapter number 3, that is metals and non-metals. So let's get started. So first of all, सबसे basic जो part है that is difference between physical properties of metals and non-metals. So metals and non-metals की difference देख लेते हैं एक बार. So metals are malleable, that is metals can be converted into thin sheets. अगर हम उनको हैमर से या किसी भी चीज से बीट करते हैं तो वो thin sheets में convert हो जाते हैं. Whereas non-metals जो है वो brittle होते हैं, अगर हम उनको बीट करेंगे तो वो break हो जाएंगे, thin sheets में convert नहीं होंगे. Second point is they are ductile, means metal can be converted into wires like copper की जो वायर होती हैं, electrical wires जो घर पे भी यूज होती हैं. So metals easily wires में convert हो सकते हैं, whereas non metals जो हैं वो non ductile होते हैं, वो wires में convert नहीं हो सकते. थर्ड पॉइंट इज मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं. ठीक है. देन नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. नॉन मेटल सारे हमारे सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट फॉर डायमंड जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन द अर्थ. ठीक है. फोर्थ इज दे आर सोनरस. मेटल्स आर सोनरस मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सपोज कोई भी आयरन या कॉपर कोई भी मेटल है, अगर आप उसको बीट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. वेयर एज नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस का मतलब है कि मेटल्स जो है वो शाइनी सरफेस होता है उनका. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट फॉर आयोडीन. आयोडीन जो होता है वो बहुत ही शाइनी सब्सटेंस होता है. नेक्स्ट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों ही बहुत हाई होते हैं. मीन्स अगर हमें उनको मेल्ट करना है या बॉईल करना है तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा. नॉन मेटल जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट फॉर डायमंड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आपको पता है इजीली मेटल्स के अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं. नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट. ग्रेफाइट वो होता है जो आपकी पेंसिल की जो लेड होती है उसमें जो प्रेजेंट होता है, तो उससे हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. इस पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, जिससे हमने वाटर को H2O को डिकम्पोज किया था H2 में एंड O2 गैस में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करके. नेक्स्ट इज दे आर यूजुअली सॉलिड. सो मेटल जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. लाइक आपने बहुत सारे देखेंगे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट फॉर मरकरी. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, जिसको हम थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैसेस भी हो सकते हैं. लास्ट पॉइंट इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. मेटल जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल जो होते हैं उनकी लो डेंसिटी होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में. सो नेक्स्ट वी कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर. क्या होगा अगर हम किसी भी मेटल को एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तब. तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल की ऑक्साइड बनाता है एंड मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर. ठीक है, मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में. उसके बाद सपोज वी हैव दिस रिएक्शन, कॉपर मेटल को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती हूँ, रिएक्ट करवाती हूँ, तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, कॉपर 2 ऑक्साइड की, विच इज अ ब्लैक इन कलर. ठीक है. उसके बाद सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो उससे हमें एल्यूमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 मिलता है. एंड Al2O3 ये जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, उसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग. ठीक है. सो एनोडाइजिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ थिक ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं, ये वो वाली ऑक्साइड होती हैं जैसे मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है,
सो ये वाली मेटल की वो ऑक्साइड होती हैं जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करती हैं। सो इस टाइप की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो दो टाइप के एलिमेंट्स में हम देख सकते हैं, विच इज जिंक एंड एल्यूमिनियम। सो जिंक एंड एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करती हैं, मीन्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं वो ऑक्साइड एंड बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। सपोज यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को जब मैं HCl एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, अगर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड में मैंने HCl एसिड डाल दिया तब क्या होगा, तो वहां पे AlCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं इसी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड पे अब बेस डाल दूं NaOH, अगर मैं उसके ऊपर डाल दूं तो उससे मुझे NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा एंड अगेन वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर एल्कलीज। सो ये हमने चैप्टर 2 में भी किया था आई थिंक। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज बेसिस ही होते हैं बट वो वाले बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सो एल्कलीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। सो ऐसे कौन से मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, देखो मेटल के ऑक्साइड सारे बेसिक ही नेचर होते हैं, तो ऐसे कौन से मेटल के ऑक्साइड जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज बोलेंगे। तो सोडियम एंड पोटेशियम के ऑक्साइड जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सो यहाँ पे उनका रिएक्शन भी है दैट अगर Na2O सोडियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो NaOH की फॉर्मेशन होगी विच इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें a lot of heat is produced, मीन्स अगर हम वो रिएक्शन कर रहे हैं और जिस भी कंटेनर जिस भी एपरेटस में हम कर रहे हैं वो एपरेटस जो है वो बिल्कुल वार्म हॉट हो जाता है। ठीक है, सो मीन्स हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसे वाले रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं पोटेशियम की ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊं तो उससे भी हमें KOH मिलेगा एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो कि सोडियम और पोटेशियम अगर आपने कभी देखा हो लैब्स वगैरह में, कभी आपको स्कूल में दिखाया हो, तो सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं उनको हम एयर में ओपनली नहीं रख सकते बिकॉज उनका रिएक्शन जो एयर के साथ हाईली विग्रस होता है वो बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, सो जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे अपनी ग्रेजुएशन में तो हमें जो सोडियम दिया जाता था बॉटल में, तो वो कैरोसिन ऑयल की बॉटल में होता था। ठीक है, सो कैरोसिन ऑयल के अंदर वो सोडियम होता था, वो हम स्पैचुला से हमें निकालना होता था, उसके बाद फिर हम नाइफ से उसको कट करते थे। तो वो केरोसिन ऑयल में किस लिए रखा जाता था, इसीलिए बिकॉज अगर हम उसको ऑयल में नहीं रखेंगे और अगर हमने उसको ओपनली एयर में रख दिया तो वो उसी टाइम पे फायर को कैच कर लेगा। सपोज अगर हम कोई भी रिएक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर छोटा सा पीस भी हमने सिंक में डाल दिया ना, वो वहां पर भी वो वाटर के साथ, वाटर में भी ऑक्सीजन होता है तो वाटर के साथ भी वो रिएक्ट करके ऐसे मीन्स हल्की सी फायर टाइप हमें ऑब्जर्व होती थी, फुस फुस करके मीन्स वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता था। तो इसलिए जो सोडियम होता है एंड पोटेशियम होता है उसको केरोसिन ऑयल की बोतल में रखा जाता है सो दैट उसके ऊपर एक थिन लेयर डेवलप हो जाए और जो सोडियम है वो एयर के साथ मीन्स ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, बिकॉज ऑयल आपको पता है एक लेयर बना लेता है, सो वाटर के साथ भी सेपरेट हो जाएगा सोडियम हमारा एंड ऑयल के एयर के साथ भी। ठीक है, सो यही रीजन होता है दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली विग्रस मेटल्स और वो बहुत इजीली फायर कैच करते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर और वाटर। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातें हो गई दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब हम देखेंगे मेटल के रिएक्शन दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद वाटर। So now we comes to next chemical properties of metals, that is what happens when metals reacts with water. So metal water के साथ react करके क्या करते हैं, so metal जब water के साथ react करते हैं तो metal oxide and hydrogen gas evolve होती है and जो hydrogen gas evolve होती है इसको हम कैसे confirm करते हैं कि जो हमारा reaction है उसमें हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। सो हम एक बर्निंग कैंडल से चेक कर सकते हैं, अगर बर्निंग कैंडल में पॉप साउंड आएगी तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो गैस निकल रही है वो H2 गैस है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी, अगर वो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है तो अगर वो सोल्यूबल इन वाटर है तो वो वाटर के साथ वापस से रिएक्ट कर जाएगी एंड मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, सो वो ऐसा कंपाउंड बना लेगा। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम अभी पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत विग्रस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर
हम वाटर उसमें डाल रहे हैं तो वो एकदम से फायर को कैच कर लेंगे। सो सोडियम प्लस H2O इट विल गिव अस NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एंड ये वाली हाइड्रोजन गैस जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्योंकि निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर को कैच कर लेती है, तो उससे जो है वो ब्लास्ट भी हो सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट इज, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। एंड ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये कोल्ड वाटर में पॉसिबल हैं, अगर पानी ठंडा है तब भी ये रिएक्शन हो जाएंगे। बट जो मैग्नीशियम होता है दैट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ जो है रिएक्ट करता है। अगर वाटर हॉट है तो मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा, बट अगर वाटर कोल्ड है तो मैग्नीशियम उसमें कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, सो एल्यूमिनियम एंड जो आयरन होता है ये ना तो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर में, ये स्टीम में रिएक्ट करते हैं। मतलब कि जो वाटर है वो बॉयल होने के बाद, जो हॉट वाटर है वो और ज़्यादा बॉयल होने के बाद जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये उनसे रिएक्ट करेंगे एंड एल्यूमिनियम स्टीम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड H2 गैस रिलीज करेगा। सेम आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। अगेन हाइड्रोजन गैस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, बर्निंग कैंडल से। अगर बर्निंग कैंडल में पॉप साउंड आएगी तो उससे हमें कंफर्म होता है दैट द गैस इज H2 गैस। ठीक है, उसके बाद मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये सारे जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो क्या होगा अगर मैं मेटल में डाइल्यूट एसिड डाल दूं? सो मेटल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड वो हमें सॉल्ट देगा एंड अगेन हाइड्रोजन गैस देगा। बट ये केस कौन से एसिड में वैलिड नहीं है? नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड मींस HNO3। सो अगर मैं यहाँ पर कौन सा एसिड ले रही हूँ, HNO3 अगर मैं ले रही हूँ तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस पे वाटर की फॉर्मेशन होगी। और वो किस लिए होता है? बिकॉज जो हमारा HNO3 होता है ना ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को ऐड करना, किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना। तो ये क्या करता है, जो H2 यहाँ पे फॉर्म होगा ना, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी, तो इसमें ये ऑक्सीजन को ऐड कर देता है एंड हमारे पास H2O की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। इसलिए HNO3 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ना निकल के वाटर निकलता है। ठीक है, और इसमें एक और एक्सेप्शन है, अगर जो मेटल है वो मैग्नीशियम या मैग्नीज है तब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, HNO3 भी उस केस में। सो ये एक एक्सेप्शन है कि इन दोनों मेटल्स को छोड़ के जो HNO3 है ना वो हर एक के साथ वाटर रिलीज करेगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर है। तो ये किन दो सब्सटेंसेस से, क्योंकि ये मिक्सचर है तो मीन्स ये मोर देन वन सब्सटेंस से मिलके बना है। तो एक्वारेजिया हमारा बनता है HCl एंड HNO3 से। 3 पार्ट्स ऑफ HCl हमें लेना है एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 एसिड लेना है। तो उनको अगर हम मिक्स करते हैं देन एक्वारेजिया हमें मिल जाता है। सपोज मेरे पास 3 ml मैंने HCl ले लिया एंड 1 ml मैंने HNO3 ले लिया, तो दोनों को मिक्स करके मेरे पास 4 ml एक्वारेजिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कई बार जो है गांव वगैरह में, विलेजेस में कई पर्सन ऐसे आते थे कि अगर लेडीज़ को अपनी ज्वेलरी वगैरह वॉश करवानी हो, जैसे सिल्वर और गोल्ड पे मीन्स वो थोड़े डल हो जाते हैं, तो अगर उनको और ज़्यादा ब्राइट और शाइनी बनाना हो तो वो वेंडर्स आते थे उनको क्लीन करने के लिए। तो वो क्या करते थे, धीरे धीरे लेडीज़ को पता लगने लग गया कि जैसे ही वो उनको अपनी ज्वेलरी देती थी ना तो वापस जब वो लेती थी तो वो हल्की हो जाती थी, वेट उसका कम हो जाता था। तो उसके पीछे वो क्या साइंस लगाते थे कि वो जिस सॉल्यूशन में उसको डिप करते थे ना ज्वेलरी वगैरह को, वो एक्वारेजिया लेते थे। तो एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में वो उसको मिक्स करते थे। सो अब धीरे धीरे उसके ऊपर से जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये सारे एक्वारेजिया में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कौन से मेटल्स हमारे पास मिक्स हो जाते हैं? गोल्ड,
सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे जो हैं एक्वा रीजियम में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सो अगर सपोज गोल्ड का कोई भी मैंने ज्वेलरी उसके अंदर डाली, सो सबसे पहले उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन लेयर, या फिर सिल्वर की बात करें तो ब्लैक कोटिंग जो हो जाती है एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट होने की वजह से, सो जब वो लेयर धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाते हैं एक्वा रीजियम में, ठीक है, करोड हो जाते हैं, तो सबसे पहले वो लेयर हटेगी और वो हमारा ऑर्नामेंट ब्राइट हो जाएगा, और धीरे धीरे उसमें सम पार्ट ऑफ गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाएगा। सो इसलिए वो जब उनको वापस देते थे तो वो ब्राइट हो जाती थी एंड सम पार्ट उसका डिसॉल्व हो जाता था, तो उनका जो वेट होता था वो रिड्यूस हो जाता था। और उसके बाद वो कोई मेथड लगा के फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, जो भी वो करते थे, उससे वो एक्वा रीजियम में से गोल्ड और सिल्वर को निकाल लेते थे और प्रॉफिट ऐसे वो गेन कर लेते थे। तो ये सिस्टम होता था। तो एक्वा रीजिया एक ऐसा मिक्सचर होता है जो ऐसे ऐसे बहुत ही वैल्यूएबल मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, सो ये हमारी सारी बातें हुई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं तो एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है, बट सारे मेटल जो हैं वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कौन से वाले मेटल डिस्प्लेस करेंगे? जो हाइयर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। सो हाइयर रिएक्टिविटी सीरीज वाले लोअर वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लोअर वाले हाइयर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। तो उसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन है तो क्या इसमें ये मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा या नहीं देगा। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर लेता है। अब कौन सा एलिमेंट कौन से वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा? सो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, मतलब उसका प्लेस ले लेगा रिएक्शन के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कौन सा एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है? तो ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से, जो आपको गिवन है एनसीईआरटी बुक में। सो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो एलिमेंट सबसे टॉप पे है जो कि पोटेशियम है, तो ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो एलिमेंट हमारा बॉटम में है वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, दैट इज गोल्ड। ठीक है, सो ये ऊपर से नीचे यहाँ पे रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर रही है। सो इसको आप लर्न कर सकते हो एक इजी ट्रिक से। ठीक है, सो ट्रिक है हमारी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये हमारी ट्रिक है। इससे इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं इससे आप एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो एंड आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव है एंड कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। सपोज अगर मैं आपको कोई रिएक्शन बोलती हूँ दैट हमारे पास जिंक है, प्लस में मैंने H2SO4 उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4। सो इस रिएक्शन में क्या जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है? सो हम सबसे पहले चेक करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। सो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आप देख सकते हो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। सो ऑब्वियसली जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा एंड मीन्स कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को इसमें से रिप्लेस करके इसकी प्लेस पे आ जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा ZnSO4 एंड H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब मेटल है और नॉन मेटल है, सो दोनों ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो देखो ये बहुत टाइप से रिएक्ट कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, बहुत सारे ये बॉन्डिंग कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में हमारे पास ओनली आयनिक बॉन्ड है। सो मेटल एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अभी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड ये फॉर्म कैसे होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, मतलब कि एक मेटल या फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देगा, मीन्स उसको डोनेट कर देगा एक तरीके से, और उससे जो उनके बीच में फ्रेंडशिप क्रिएट होगी, बॉन्डिंग क्रिएट होगी, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो हम चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में हमने पढ़ा था,
वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरा अपना ट्रांसफर नहीं करता, शेयर करता है, दोनों के पास वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक एलिमेंट कंप्लीटली उसको डोनेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है NaCl का। NaCl क्या होता है? आपका टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम डेली खाते हैं, अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, वो वाला। तो अब NaCl बनता कैसे है? सोडियम से बनता है एंड क्लोरीन से बनता है, ठीक है। बट बनता कैसे है? तो ये देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो इसके पास वैलेंसी कितनी है? 1, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। एक इसके पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे किसी को, तो इसके पास अब जो कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी 2,8। तो इसमें इसका जो आउटर शेल है, बाहर वाला वैलेंस शेल इसको भी बोलते हैं, तो वैलेंस शेल इसका कंप्लीटली फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देता है कि ठीक है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैं जल्दी से कोई ऐसा बंदा ढूंढता हूँ जिसको मैं इसको डोनेट कर सकूँ, तो डोनेट कर दूंगा, मेरा आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इसने ढूंढा और इसको मिला क्लोरीन, जो कि किसकी सर्च में था कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिससे मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकूं। क्यों? बिकॉज इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये देखो 7 तो ये डोनेट करेगा नहीं, इतने सारे डोनेट करना बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेगा कि मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है। अगर ये लेने की सोचेगा, इसको 7 लेने पड़ेंगे, तो ये डोनेट करने की सोचता है, वो ईजी है ना। इस केस में डोनेट करना ईजी नहीं है, इसमें रिसीव करना, लेना ईजी है। तो इसलिए क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। देखो सारे एलिमेंट्स ट्राई करते हैं कि हम अपना ऑक्टेट मींस आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दिया, बाहर कर दिया साइड में, Na+ इसने बना लिया। प्लस क्यों आया है? अब प्लस उस केस में आता है जो भी एलिमेंट कुछ डोनेट करता है। +1, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। जितना इसका एटॉमिक नंबर है ना, उससे 1 माइनस कर दो, अगर 11 था मीन्स अब इसके पास सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन है, एक ये डोनेट कर चुका है किसी को, ठीक है। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है इसके पास, उसके पास, इसका मतलब उसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर उस पर चार्ज आ गया, प्लस का है, तो मतलब उसने डोनेट कर रखा है, ठीक है। अब क्लोरीन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ये इसने छोड़ा, क्लोरीन ने भाग के इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब क्लोरीन का ऐसे था, 287 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड उसने Cl नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव का मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक है। जो किसी से कुछ लेता है तो वो उस पर नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर कोई डोनेट कर रहा है मीन्स वो अच्छा एलिमेंट है, अच्छा पर्सन है, उस पर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इसने जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे का इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब कि देखो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 17, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। अगर मैं आपको Cl नेगेटिव बोलूँ ना, तो आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव चार्ज है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो अब 17 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास ये Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। तो अब देखो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं। जिस पे देखो, जिस भी एलिमेंट पे कोई भी चार्ज होता है ना, वो आयन होता है। आयन क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज। अब आयन के होते हैं 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज केटायन, सेकंड इज एनायन। तो केटायन कौन सा होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। एनायन कौन सा हो जाएगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। सो अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ क्या आएगा? केटायन हो जाएगा सोडियम। Cl नेगेटिव कौन सा आयन होगा? एनायन हो जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको बताया, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोसेस ऐसे हुआ है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था बाहर वाले शेल, यहाँ पे हम सिर्फ बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, सारे ड्रॉ नहीं करेंगे, इतना स्पेस नहीं होता है, तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट वाला ड्रॉ करेंगे। सोडियम के में एक था, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 थे, मैंने क्रॉस से 7 टाइम्स मैंने क्रॉस बना दिया, ठीक है।
अब इसके पास तो ये एक्स्ट्रा था, इसने डोनेट किया यहाँ पर, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया है, 8 हो गया, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 2,8,0 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। चार्ज इस पे कौन सा आएगा, सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसने सोडियम का ले रखा है, ठीक है। सो अब हम ट्राई करते हैं एक और कंपाउंड बनाने की, MgCl2। NaCl तो हमने बना लिया, MgCl2 अब हम बनाएंगे, ठीक है। सेम इसी मेथड से बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर बताओ मैग्नीशियम का, 12 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 282, ठीक है, बन गया 12, ठीक है। तो इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्रेफर करेगा, डोनेट करेगा। ऊपर से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, मेटल ऑलवेज क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल्स हमेशा डोनेट करते हैं, तो सोडियम मेटल था, मैग्नीशियम भी मेटल है, दोनों डोनेट करेंगे। या फिर आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर सकते हो, इसका 1 है, इसका 2 है, दोनों ही डोनेट करेंगे, ठीक है। सो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। रिएक्शन लिख लेते हैं, पहले Mg था, उसके बाद अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 डोनेट करेगा, सो 2+, बाहर कितने निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए हैं। अब क्लोरीन का लिखते हैं, क्लोरीन का हम वैसे ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला आपको पता है MgCl2 है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर Mg लिख लिया, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की बाउंड्री पे हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। वैलेंस में 2 थे, 2 मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्लोरीन लिखूंगी, उसमें 7 ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्लोरीन मैंने लिख दिया, सॉरी इसको थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, क्लोरीन मैंने लिख दिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स में ड्रॉ कर देती हूँ, हो गए 7, ठीक है। अब मैग्नीशियम ने अपना 1 इसको दे दिया, क्लोरीन का कंप्लीट हो गया। फिर मैग्नीशियम करेगा, अरे मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने थे, 1 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास अभी भी बच गया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ मुझे तो डोनेट करने का, ऑक्टेट तो मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्लोरीन बोलेगा नहीं भाई, मैं और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, मेरे तो 8 कंप्लीट हो गए, एक और लूंगा 9 हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा नहीं करना। सो मैग्नीशियम क्या कहता है कि ठीक है, और भी तो क्लोरीन है, उनको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं दूसरे क्लोरीन को दे देता हूँ, मैं 2 को डोनेट कर देता हूँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम अब अपना दूसरे क्लोरीन को डोनेट कर देता है 1, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे डोनेट कर देगा। सो अब जो फॉर्मूला बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला, वो हो जाएगा Mg, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट करे हैं, सो 2+, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ कर लेना। फिर हम लिख देंगे क्लोरीन, ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चार्ज इस पे आएगा 1, एक क्लोरीन पे 1 ही चार्ज है, और क्लोरीन के कितने एटम्स, 2 एटम्स है क्लोरीन के, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, MgCl2। सो MgCl2 की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी, ठीक है, एंड NaCl की जो हमने ऊपर पढ़ा वैसे उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये हमने अभी क्या सीख लिया, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, की आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया है। अब ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हमने बना लिए, हमने फॉर्मेशन भी पढ़ ली कैसे बनते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये क्या ऐसा इनके अंदर है जो हम इनको पढ़ रहे हैं, इनको बना रहे हैं रिएक्शन कर करके, तो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब जो आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर फिजिकल नेचर। सो फिजिकली वो कैसे दिखते हैं। सो आयनिक कंपाउंड अभी हमने कौन से डिस्कस करे थे, NaCl हमने डिस्कस किया था एंड हमने MgCl2 भी डिस्कस किया था। सो इन दोनों को आप इमेजिन करके इनकी आयनिक प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो NaCl आपको पता है कैसा होता है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उस टाइप से हम कंपेयर करके उसको चेक करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट इज फिजिकल नेचर। फिजिकली उनका कैसा नेचर होता है, सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, मोस्टली हार्ड होते हैं, ठीक है, ब्रिटल होते हैं, मींस इजीली ब्रेक हो जाते हैं। व्हाई ब्रेक इसलिए हो जाते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। अब देखो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, मीन्स आयनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड जो भी बनता है, उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स को ब्रेक करना इजी होता है रेदर देन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में ज्यादा फोर्स लगती है बिकॉज उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो कंप्लीटली उसको डोनेट कर रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनको ब्रेक करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम इन कंपैरिजन इजीली ब्रेक कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स का अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हाई होता है। किस लिए? बिकॉज उनमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन या फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होते हैं, जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं इजीली, NaCl इजीली वाटर सॉल्युबल है, बट वो किस में सॉल्युबल नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। तो केरोसिन एंड पेट्रोल में NaCl या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर में वो इजीली हो सकता है। उसका रीजन यही होता है बिकॉज वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। NaCl भी आपका पोलर कंपाउंड है। पोलर क्या होते हैं, जिसमें चार्जेस का डिफरेंस होता है, तो Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड है, चार्जेस हैं। ऐसे ही वाटर में भी H2O चार्जेस हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ऐसे दोनों जो है वो पोलर कंपाउंड है, वाटर भी एंड आयनिक कंपाउंड तो पोलर होते ही है। सो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, तो पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही डिसॉल्व करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हमारे होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, इसमें आपको डिफरेंस इन चार्जेस नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स भी हमने काफ़ी सारे किए हैं शॉर्ट्स में, आप देख सकते हो। तो हमने उसमें क्या किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी थी तो हम नॉर्मल वाटर में भी सोल्ट को ऐड करते थे, ठीक है, कि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आप क्या बताओगे, आयनिक कंपाउंड से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट उसमें भी एक यही है कि अगर आप नमक के डिब्बे में, ठीक है, ऐसे वो सॉलिड फॉर्म में, अगर आप उसमें डालते हो वायर को तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बट अगर आप नमक को पानी में मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में बना के तब आप वायर डालोगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड में तो कंडक्ट नहीं करते, सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेंगे, बट वो एक्वस फॉर्म में, एक्वस मीन्स वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, तो वो एक्वस फॉर्म में तो कर सकते हैं एंड वो मोल्टन फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स उनको मेल्ट करके। तो ये हमारे पास दो कंडीशन होगी, दैट कंडक्ट्स इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, बट सॉलिड में नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या होता है, सेम उसका रीजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड में आपको पता है सॉलिड में आयंस कैसे पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोज्डली ऐसे होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, कोई स्पेस नहीं होता इन बिटवीन देम, ठीक है। लिक्विड्स की बात करें स्पेस होता है उनमें, ठीक है, थोड़ा स्पेस होता है। गैसेस की बात करें बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है। सो वही है कि सॉलिड के केस में रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। तो रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से आयंस जो है वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सॉलिड के अंदर मूव ही नहीं कर पाएंगे वो। बट गैसेस में एंड लिक्विड्स में स्पेस होता है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो पॉसिबल होती है,
ठीक है। सो इसलिए वो मोल्टन एंड एक्वा स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं, बट सॉलिड में वो कंडक्ट नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी जब उसमें आयंस जो है वो मूव करेंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए अगर आयंस जाएंगे ही नहीं, मूव ही नहीं कर पाएंगे, स्पेस ही नहीं होगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड की। अब हम स्टार्ट करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल हमें मिलते कैसे हैं। अर्थ से मिलते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, बट अर्थ से हमें मिलते कैसे हैं, और अगर मिल गए तो क्या जैसे हम यूज कर रहे हैं ऐसे ही हमें मिलते हैं? ऐसे नहीं मिलते, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस के साथ वो मिक्सअप हो गए हमें मिलते हैं। हमें वो सेपरेट करने पड़ते हैं, प्योरीफाई करने पड़ते हैं रिफाइनिंग से। तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, और हर एक मेटल को सेम स्टेप से भी नहीं कर सकते। जब जैसे अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो हाइयर रिएक्टिविटी के लिए अलग सिस्टम है, लो रिएक्टिविटी वालों के लिए अलग सिस्टम है। तो उनको हम अलग अलग प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हैं, एंड हम उनको यूज कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर और इन अर्थ कैसे होता है।